सबका हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल जिसका समय काल 1000 BC से 600 BC तक रहा। 1000 BC अथवा 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे की खोज हो गई, जो कि भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन था। क्योंकि जहाँ तांबा पहले धातु था और टीन भी प्रयोग किया जाता था, टीन कांसे के साथ प्रयोग होता था। ये सब उतना मजबूत नहीं थे जितना लोहा था। लोहे की खोज से न केवल औजार बनाए गए बल्कि इससे कृषि व्यवस्था को प्रगति मिली, अच्छी कृषि होने लगी और खेती का विकास होने लगा। खेती के विकास में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ऐसी खेती होती है जिसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें केवल उतना ही उत्पादन होता है जितना भोजन के लिए ज़रूरी हो। और दूसरा होता था अधिशेष कृषि। जब कृषि करते हैं तो उसमें भोजन के बाद कुछ अनाज बच जाते हैं जो इस्तेमाल किए जाते वाणिज्य के लिए अथवा धन इकट्ठा करने के लिए बचे हुए अनाज का प्रयोग किया जाता है। इस काल में लोहे के प्रयोग के कारण कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आर्थिक व्यवस्था सुधरी लोगों की और जिससे मानव जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। इस काल में लोहे की खोज में आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया। इस आर्थिक परिवर्तन ने मानव जीवन को सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाया। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी होती है। यानी आर्थिक स्थिति जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति ठीक होने से न केवल सामाजिक और राजनीतिक बल्कि धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। अर्थात जितना आपके पास पैसा होगा आप उतना दान करेंगे, जिसकी वजह से धार्मिक जीवन में परिवर्तन आता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, जिससे लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में कि किस प्रकार राजनीतिक जीवन प्रभावित हुआ। कुछ वैदिक काल में कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। यह जन कई कुलों और परिवारों से मिलकर बनता था। उत्तर वैदिक काल में जन का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया और यह जन से जनपद कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के समय इसे महाजनपद कहा जाने लगा। शुरुआत में जन था, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद का विकास हुआ। जन का आकार बड़ा हो गया और वह जनपद कहलाने लगा। जैसे भरत और पुरु दो जन मिलकर के एक कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। दोनों ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में कबीलों का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में न केवल कबीलों का आकार बढ़ा बल्कि राजा का महत्व भी बढ़ गया और राजा की शक्ति में भी विस्तार होने लगे। राजा के अधिकार भी विस्तृत होने लगे। उत्तर वैदिक काल से राजा का पद वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। यह पद्धति पूर्व वैदिक काल में अल्प मात्रा में विद्यमान थी। अल्प मात्रा में मतलब पूर्व वैदिक काल में बहुत ही कम केसेस जैसे होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये फिक्स हो गया। अब राजा के अधिकार बढ़ने से क्या हुआ? राजा के अधिकार बढ़ने से समिति, सभा, विद्य और गण जैसी संस्थाओं का महत्व घटने लगा। जो समाज लेवल पर, सामाजिक लेवल पर छोटी छोटी सभा और समितियां होती थी उनका महत्व घट गया। जैसे आज के समय पर पंचायतें होती हैं, उनका महत्व घटने से राजा का महत्व बढ़ गया। रत्नी अधिकारी होते थे राजा के दरबार में, उनकी संख्या 7 होती थी और उत्तर वैदिक काल में रत्नों की संख्या बढ़ करके 17 हो गई। सबसे
पुराना और सबसे मशहूर जो रत्नी था वो पुरोहित था। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण था। कर व्यवस्था में कैसे बदलाव आया? पहले कर दिया जाता था, स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। बलि ऐसा कर था जो लोग स्वेच्छा से राजा को देते थे, लेकिन ये बलि करे बाद में सथाई बन गया। बलि का अर्थ होता लोगों द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर। उत्तर वैदिक काल में कर की व्यवस्था नियमित रूप से लागू हो गई और स्वेच्छा कर की जगह नियमित कर लागू कर दिया गया। क्या कर व्यवस्था के बढ़ने और राजा के महत्व के बढ़ने के बाद सेना और न्याय व्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया? जी हाँ, जी नहीं। यहाँ कुछ हद तक सेना में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी सेना ज़्यादा स्थायी नहीं थी, परंतु सेना की संख्या बढ़ा दी गई। सेना में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं था, लेकिन सेना की संख्या बढ़ा दी गई थी क्योंकि युद्धों की संख्या बढ़ गई थी। सेना के पास अस्त्र शस्त्र भी बढ़ गए थे क्योंकि लोहे की खोज होने की वजह से तरह तरह के अस्त्र और रथ बनाए जा सकते थे, परंतु फिर भी नियमित सेना का विकास नहीं हो पाया था। अगर ये बात न्याय व्यवस्था की जाए तो अभी भी पूर्णतः न्याय नहीं दिया जाता था और न्याय के लिए लोग राजा के अलावा अपने स्थानीय स्तर पर न्याय की तलाश करते थे। सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में कैसे बदलाव आया? समाज का सबसे छोटा आकार परिवार होता था, जिसे कुल भी कहा जाता था। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। ग्राम का विकास परिवार अथवा कुल से हुआ, और जबकि ग्राम से विश्व का और विश्व से जन का और जन से जनपद का विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था समाज में अभी भी परिवार थे, वह स्थायी थे और बड़े थे। पितृसत्तात्मक थे, संयुक्त थे। बड़े बड़े परिवार थे जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है। सब लोग एक साथ रहना पसंद करते थे और यह पारिवारिक व्यवस्था लगभग पूर्व वैदिक काल जैसी ही थी। लेकिन बदला क्या था समाज में? समाज में सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया था वह आया था वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था अर्थात समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। इन 4 वर्णों की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्षत्रिय उसके बाद, तीसरे वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र आते थे। शूद्र को ऐसा माना जाता था कि उसका जन्म तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था में थोड़ा कठोर हो जाता है। वर्ण व्यवस्था जो कठोर हो जाती है क्योंकि वो शूद्रों के लिए काफ़ी कठोर थी। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी, जबकि ये उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गया। पहले ये पूर्व वैदिक काल में केवल जो कर्म करते थे, जो काम से जुड़ी हुई थी व्यवस्था इस तरह की, जो जिस तरह का काम करता था वो उसी वर्ण व्यवस्था में पड़ता था, आता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका जन्म के आधार पर सुधार हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर माना जाने लगा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। गोत्र का विकास हुआ इसी काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र का अर्थ होता था गोधन को एकत्र करना, अर्थात गाय को इकट्ठा करने वाला पूरा का पूरा समाज एक गोत्र माना जाता था और उस समूह में विवाह की प्रथा निषेध थी। अर्थात समान गोत्र में विवाह नहीं करने की प्रथा यहीं से प्रारंभ हुई थी, जो आज के समय भी चलती आ रही है। गोत्र समय शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र का संबंध भी कहीं न कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुड़ा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में एक और नई व्यवस्था आई जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत मानव के जीवन को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
0 से लेकर के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अथवा शिक्षा करने और सीखने की उम्र होती थी। 25 वर्ष से और 50 वर्ष की अवस्था गृहस्थ मानी जाती थी। घर गृहस्थी, शादी और बच्चे, परिवार बनाना, वंश को आगे बढ़ाना, ये गृहस्थ में आता था। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष को काउंट किया जाता था इसमें। इस अवस्था में व्यक्ति परिवार को छोड़कर अपना अलग जीवन बिताता था। इस अवस्था में ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य अवस्था वाले व्यक्ति को पढ़ाते थे। संन्यास 75 से 100 वर्ष, यह जीवन सबसे अंतिम अवस्था होता था। इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने परिवार और समाज से दूर हो जाता था और लोगों को छोड़कर एकांत में रहकर अपना जीवन बिताता था। और यह अवस्था तब तक रहता था जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इन चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने पितृकर से मुक्त होता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनमें क्या परिवर्तन आया था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी गिर गई थी। जहाँ पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और समिति, विद्य जैसी संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था, वहीं उत्तर वैदिक काल में उन्हें इससे वंचित कर दिया गया था। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में अपने पति के साथ भाग लेती थी, लेकिन इस काल में उनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं की शुरुआत हो गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई थी, क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता लोगों पर हावी हो रही थी। मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि सुरा अर्थात शराब, पाशा अर्थात जुआ के समान स्त्री सबसे बड़ी बुराई है। यानी स्त्री को किसकी संज्ञा दे देगी? शराब और जुए की। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में पुरुषवादी मानसिकता लोगों पर हावी हो रही थी और महिलाओं की स्थिति नीचे आने लगी थी। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन है? पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सही थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्थिति खराब हो गई। उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, जिनका नाम मैत्री, गार्गी व कात्यायनी था। अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा पूर्व वैदिक काल की विदुषी थी। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा पूर्व वैदिक काल के ही समान थी। दास प्रथा दोनों में थी, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल में। दासों की स्थिति ठीक ठाक थी। इस काल में कृषि का विकास हो गया था, इसलिए भोजन का व्यापक रूप से थोड़ा बड़ा विस्तार हुआ था और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग विकसित हो गए थे। जहाँ पूर्व वैदिक काल में पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वहाँ उत्तर वैदिक काल में कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल के लोग पूर्व वैदिक काल के लोगों की तरह ही अपना मनोरंजन करते थे, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, घोड़ा दौड़, आपस में खेल प्रतियोगिता करना और संगीत के माध्यम से मनोरंजन का कार्य करना। उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रथा में भी परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिनमें से प्रारंभिक 4 विवाह को अच्छा माना गया, जबकि बाद के 4 विवाह को बुरा माना गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह काफ़ी प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। पहले हम पढ़ेंगे अनुलोम विवाह के बारे में। इसमें वर पक्ष उच्च वर्ण का होता था, जबकि वधू पक्ष निम्न वर्ण का होता था, और इससे उत्पन्न संतान एक नई जाति को प्राप्त करती थी। प्रतिलोम विवाह, वर पक्ष निम्न वर्ण का होता था और वधू पक्ष उच्च वर्ण की होती थी, और इससे जो संतान प्राप्ति होती थी वो निम्न जाति की होती थी। हम देख सकते हैं यहाँ पर
वर पक्ष जिस वर्ण का होता था संतान भी उसी वर्ण की होती थी। आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में क्या परिवर्तन आया आर्थिक रूप से? पूर्व वैदिक काल में लोगों का व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। देखो, व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों काल में थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय पशुपालन पूर्व वैदिक काल में था और मुख्य व्यवसाय कृषि जो था वो उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा कृषि को। इसका कारण क्या था? इस काल में लोहे की खोज हो गई थी, जिसकी वजह से कृषि व्यवस्था को मजबूत आधार मिला, क्योंकि जंगलों को काट करके खेत बना दिए गए, क्योंकि इससे तरह तरह के औजार बना दिए गए लोहे से। इसके अलावा खेतों की साफ सफाई होने लगी, जुताई होने लगी ठीक ठाक रूप से। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है, जो दर्शाता है कि कृषि की भूमिका पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई थी और दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। जबकि पूर्व वैदिक काल में पहला व्यवसाय पशुपालन और दूसरा व्यवसाय कृषि था। पशुपालन में अभी भी गाय प्रमुख पशु था, परंतु प्रिय पशु के रूप में घोड़े का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन इस तरह से बढ़ गया था कि घोड़े का प्रयोग को अधिक महत्व मिलता था। अधिशेष कृषि उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा अधिशेष कृषि को बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। उद्योगों में कोई बड़ा उद्योग नहीं था, बल्कि पूर्व वैदिक काल वाला ही उद्योग था, जैसे कुम्हार, बढ़ईगिरी, रथकार, कुछ धातु से जुड़ा हुआ कार्य आदि। पूर्व वैदिक काल में केवल आंतरिक व्यापार प्रचलित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार का भी प्रमाण मिलता है। हालांकि अभी भी बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार नहीं हो पा रहा था। मुद्रा अथवा सिक्के की खोज अभी भी नहीं हुई थी। अभी भी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली ही यूज़ होती थी। अब भी सिक्के की खोज उत्तर वैदिक काल के सबसे अंत में प्रारंभ हुई थी। जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हो गई, तब सिक्के की खोज हुई थी। इस अर्थव्यवस्था के दौर में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण को बढ़ावा मिला। उत्तर वैदिक काल में नगरीय जीवन का विकास हुआ, जबकि पूर्व वैदिक काल में नगरीय जीवन कभी भी देखने को नहीं मिला था। धार्मिक जीवन पर क्या परिवर्तन आया? जहाँ पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा को विशेष महत्व दिया जाता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में आकर के आर्थिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए थे। यज्ञ करवाने शुरू हो गए थे। कर्मकांड, आडंबर, ढकोसले, इस तरह की प्रथाओं को मान्यता दी जाने लगी थी इस काल में आकर के। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया? यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड का महत्व क्यों बढ़ गया था? इसके दो कारण थे। आर्थिक कारण, दूसरा आर्थिक परिवर्तन के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय में श्रेष्ठता की लड़ाई के कारण ये गौर कर्मकांडों की संख्या बढ़ गई थी। मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में के अंत में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक काल में लोगों का प्रमुख देवता इंद्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति अथवा सृजन और निर्माता के देवता था। यानी प्रजापति को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। प्रमुख देवता प्रजापति को मानने लगे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता निम्नलिखित हैं। विष्णु, इन्हें पोषण और रक्षक के देवता माना जाता था। रुद्र, इन्हें पशुओं के देवता माना जाता था, जबकि पूर्व वैदिक काल में ये पोषण को पशुओं का देवता मानते थे। वरुण, इन्हें जल के देवता के रूप में माना जाता था। भूषण, यह पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, इसलिए राजा बहुत से यज्ञ करवाते थे। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा द्वारा अपनी वैभव को दिखाने के लिए किया जाता था। जब राजा बनने की बारी आती थी, तब इसका आयोजन होता था। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करते थे। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था।
अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था और ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ वहाँ तक राजा का अक्षेत्र विस्तार हो जाता था, अर्थात यह राज्य विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता था। उपर्युक्त सभी यज्ञों में कर्मकांड और बलि की प्रधानता होती थी, बलि दी जाती थी, कर्मकांड किए जाते थे। एक स्रोत से पता चलता है कि इस यज्ञ में 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी और दान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न कर्मकांड और कुरीतियों की निंदा करने के लिए उत्तर वैदिक काल के अंत में एक नए वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो इन यज्ञों और कर्मकांडों से लोगों को दूर हटाना चाहते थे और उन्हें एक नई दिशा देना चाहते थे। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने एक नए धर्म को जन्म दिया, जिसका नाम बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। तो एक नए वर्ग कह सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल के अंत में। कुछ प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम पढ़ेंगे। प्राचीन नदियाँ जैसे वितस्ता है, आजकल इसको झेलम कहा जाता है, झेलम के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में रहती है। पुरुषणी, रावी, स्तुद्री को स्थलज कहा जाता है, स्किनी को चिनाब कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, कुंभा को काबुल कहा जाता है, विपाशा को व्यास कहा जाता है और सरस्वती को घग्गर कहा जाता है। धन्यवाद।